पिछले कुछ महीनों में नेपाल में सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। ये दृश्य आम नहीं है, ये एक बदलाव की बयार है जो देश भर में महसूस की जा रही है। ये कोई आम गैदरिंग्स नहीं है। इन प्रदर्शनों में एक गहरी भावना छिपी है, एक ऐसी भावना जो लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। लोग किंग की वापसी की मांग कर रहे हैं। वे एक ऐसे युग की नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं जिसे वे बेहतर मानते हैं। हवा में स्लोगन्स और बैनर्स भरे हुए हैं। हर बैनर एक कहानी कहता है, हर स्लोगन एक उम्मीद जगाता है। पब्लिक का गुस्सा हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये गुस्सा सिर्फ एक पॉलिटिकल राय नहीं है, बल्कि एक गहरी निराशा का प्रकटीकरण है। सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग अचानक किंग की वापसी क्यों मांग रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? नेपाल ने 2008 में एक लंबे मूवमेंट के बाद अपनी मोनार्की खत्म कर दी थी। ये एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन क्या ये बदलाव सही था? फिर भी आज कई नेपालीज को लगता है शायद गलती हुई थी कि डेमोक्रेसी ने वैसा काम नहीं किया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। वादे अधूरे रह गए और लोगों की उम्मीदें टूट गईं। बढ़ती कीमतें, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बहुतों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी है। लोगों में ये फीलिंग है कि उनकी लिव्स बेहतर नहीं हुई हैं। वे बदलाव चाहते हैं और वे इसे अभी चाहते हैं। बहुतों का मानना है कि किंग के समय में लाइफ ज्यादा पीसफुल और स्टेबल थी। ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक सामूहिक स्मृति है। यही बिलीफ सड़कों पर हो रहे प्रोटेस्ट्स को हवा दे रहा है। ये एक शक्तिशाली भावना है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये जो करंट वेव है प्रोटेस्ट्स की, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये एक सामाजिक उथल-पुथल है। ये पब्लिक की डिसअपॉइंटमेंट और चेंज की मांग का रिफ्लेक्शन है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कुछ सही नहीं है। इस गुस्से को समझने के लिए हमें नेपाल की हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट को देखना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि लोग सड़कों पर क्यों हैं और वे क्या चाहते हैं। नेपाल आज एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। किंग के पास कोई फॉर्मल पावर नहीं है। देश एक इलेक्टेड पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाया जाता है। ये सिस्टम 2008 में मोनार्की के खत्म होने के बाद एस्टैब्लिश हुआ था। 2006 का पीपल्स मूवमेंट, जिसे जाना आंदोलन भी कहते हैं, ने किंग ज्ञानेंद्र को गधे थे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नए नेपाल का वादिया किया था, जिसमें ज्यादा राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हों। सपना एक फेयर और जस्ट सोसाइटी का था, लेकिन तब से नेपाल की पॉलिटिक्स अनस्टेबल रही है। पिछले 17 सालों में देश ने एक दर्जन से ज्यादा गवर्नमेंट्स देखी हैं। कोalition पॉलिटिक्स, करप्शन और लीडरशिप में बार बार बदलाव ने सिस्टम को कमजोर कर दिया है। बहुत से लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। बेटर गवर्नेंस और डेवलपमेंट के वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये डिस्कनेक्शन एक कारण है कि लोग अब मोनार्की की तरफ देख रहे हैं। मोनार्की के दौरान एक ऐसा दौर था जब नेपाल के इतिहास की धारा एक विशेष दिशा में बह रही थी। नेपाल पर शाह डायनेस्टी ने 140 साल से ज्यादा राज किया। ये वो समय था जब राजाओं का शासन देश की हर नीति और नियम में झलकता था। शाह डायनेस्टी का प्रभाव नेपाल की संस्कृति और समाज पर गहरा था। किंग्स को यूनिटी और स्टेबिलिटी का सिंबल माना जाता था। उनकी मौजूदगी देश को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रतीक थी और लोग उनमें एक स्थिर नेतृत्व देखते थे। कई लोगों के लिए किंग सिर्फ एक रूलर ही नहीं, बल्कि देश के लिए एक फादर फिगर जैसा था। वे राजा को एक अभिभावक के रूप में देखते थे, जो उनकी रक्षा करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा। लोग उस जमाने की कुछ पॉजिटिव बातें याद करते हैं। वे उन दिनों की कुछ अच्छी यादों को आज भी संजोए हुए हैं। कहा जाता है कि सड़कें ज्यादा सेफ थीं। लोगों का मानना था कि वे बिना किसी डर के रास्तों पर चल सकते थे। करप्शन कम दिखाई देता था। उस समय भ्रष्टाचार के मामले उतने आम नहीं थे, जिससे लोगों में विश्वास बना रहता था। नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी की एक फीलिंग थी। हर नागरिक को अपने देश पर गर्व था और वे अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर सजग थे। किंग की बात आखिरी होती थी और डिसीजंस तेजी से होते थे। राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था, जिससे फैसले लेने में तेजी आती थी। लेकिन मोनार्की की अपनी प्रॉब्लम्स भी थीं। राजशाही में कुछ कमियां भी थीं, जिनसे कई लोग परेशान थे। पॉलिटिकल राइट्स लिमिटेड थे। लोगों को अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने की पूरी आजादी नहीं थी। ऑपोजिशन को अक्सर चुप करा दिया जाता था। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को थेबा दिया जाता था। बहुत से लोग, खासकर रूरल एरियाज में, खुद को अलग थलग महसूस करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लगता था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। 2001 के रॉयल पैलेस मैसेकर ने देश को चौंका दिया था। उस भयानक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और रॉयल पॉलिटिक्स का अंधेरा पहलू सामने ला दिया था।
इससे राजघराने के अंतर की कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो पहले छिपी हुई थी। इन इश्यूज के बावजूद आज की डिससैटिस्फैक्शन ने कई लोगों को मोनार्की को नॉस्टैल्जिया के साथ देखने पर मजबूर किया है। आज की समस्याओं को देखते हुए कुछ लोग राजशाही के थेनों को याद करते हैं। स्टेबिलिटी और ऑर्डर की यादें लोगों के मन में मजबूत हैं। वे उस त्योहार की शांति और व्यवस्था को आज भी याद करते हैं। जब डेमोक्रेसी आई तो उम्मीदें बहुत थीं। लोगों को यकीन था कि आखिरकार उनकी आवाज सुनी जाएगी। एक्सपेक्टेशंस थीं, बेहतर सड़कें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स की। पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रॉस्पेरिटी के एक नए युग का वादिया किया था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। बहुत से सिटीजन्स कहते हैं कि उनकी लाइव्स बेहतर नहीं हुई हैं। लीडर्स के बीच पावर स्ट्रगल्स ने डेवलपमेंट को धीमा कर दिया है। करप्शन स्कैंडल्स आम हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और साफ पानी जैसी बेसिक सर्विसेज अभी भी कई एरियाज में नहीं हैं। यूथ खास तौर पर फ्रस्ट्रेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी ज्यादा है। बहुत से यंग नेपालीज काम की तलाश में विदेश चले गए हैं। उनके परिवार जुतियाई का दर्द और लोन्स का बोझ महसूस करते हैं। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच ये बढ़ता गैप गुस्से का कारण बना है। लोग अब सवाल उठाते हैं कि क्या डेमोक्रेसी ने अपने वादे पूरे किए हैं। प्रोटेस्ट्स की ये करंट वेव रातों रात शुरू नहीं हुई। पिछले कुछ सालों में छोटे छोटे ग्रुप्स ने मोनार्की की बहाली की मांग शुरू कर दी थी। पब्लिक की डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने के साथ इन ग्रुप्स को धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। सोशल मीडिया ने मैसेज फैलाने में बड़ा रोल निभाया। किंग के शासन की तारीफ करने वाले वीडियोस और पोस्ट्स वायरल हो गए। यूथ ग्रुप्स, स्टूडेंट्स और कुछ फॉर्मर पॉलिटिशियंस भी मूवमेंट में शामिल हो गए। प्रोटेस्ट्स और बड़े और ऑर्गेनाइज्ड होते गए। काठमांडू और पोखरा जैसे शहरों में हजारों लोगों ने किंग ज्ञानेंद्र की तस्वीरें लेकर मार्च किया। उन्होंने ब्रिंग बैक द किंग और सेव नेपाल जैसे स्लोगन्स लगाए। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मूवमेंट बढ़ता गया। ये प्रोटेस्ट्स सिर्फ मोनार्की के लिए प्यार ही नहीं, बल्कि करंट लीडर्स से गहरी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाते हैं। किंग की वापसी की मांग स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी मांग है। नेपाल की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट्स पर कॉशियसली रिस्पॉन्ड किया है। मेजर पार्टीज के लीडर्स ने कहा है कि डेमोक्रेसी यहीं रहेगी। वे इस अनरेस्ट के लिए बाहरी इन्फ्लुएंसेस और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ब्लेम करते हैं। पुलिस ने कभी कभी भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया है। कुछ केसेस में प्रोटेस्ट लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया है। गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर भी मूवमेंट का मुकाबला करने की कोशिश की है, डेमोक्रेसी की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हुए। प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंडा ने लोगों से डेमोक्रेसी में विश्वास न खोने की अपील की है। वो मानते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहते हैं कि मोनार्की में लौटना सोल्यूशन नहीं है। दूसरे लीडर्स ने डायलॉग और रिफॉर्म्स की मांग की है। इन स्टेटमेंट्स के बावजूद कई सिटीजन्स को लगता है कि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। लीडर्स और पब्लिक के बीच का गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्सपर्ट्स इस इश्यू पर बंटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि मोनार्की में लौटना जवाब नहीं है। उनका तर्क है कि सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिवर्सल की नहीं। डेमोक्रेसी, वे कहते हैं, एक स्लो प्रोसेस है जिसमें रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। दूसरे मानते हैं कि पब्लिक के गुस्से को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि अगर लीडर्स ने लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया तो मूवमेंट और मजबूत हो सकता है। कुछ लोग बीच का रास्ता निकालने के लिए नेशनल डायलॉग का सुझाव देते हैं। आम लोग मिक्स्ड फीलिंग्स जाहिर करते हैं। पुरानी पीढ़ी किंग के शासन को प्यार से याद करती है। यंगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज की कमी से नाराज हैं। बहुत से लोग बस एक स्टेबल और ऑनेस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं, चाहे कोई भी लीड करे। ये साफ है कि डिबेट कॉम्प्लेक्स है, कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि कुछ बदलने की जरूरत है। किंग की वापसी के लिए प्रोटेस्ट्स 2024 की शुरुआत में शुरू हुए। सबसे बड़ी रैलीज काठमांडू, चितवान और पोखरा में देखी गई हैं। ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि हजारों की तादाद में लोग मार्चेस में शामिल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि नंबर्स कम हैं, लेकिन भीड़ फिर भी सिग्निफिकेंट है। प्रोटेस्ट्स ज्यादातर पीसफुल रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ कुछ क्लैशेस भी हुए हैं। कई प्रोटेस्ट लीडर्स को डिटेन किया गया है। गवर्नमेंट ने बड़े शहरों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और सोशल मीडिया को करीब से मॉनिटर किया है। प्रोटेस्ट की मीडिया कवरेज मिक्स्ड रही है। कुछ न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। दूसरों ने इसे क्रिटिसाइज किया है, इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताते हुए। सोशल मीडिया डिबेट्स, मीम्स और यहाँ तक कि फेक न्यूज से भरा पड़ा है। इंटरनेशनली इंडिया और चाइना जैसे पड़ोसी देश करीब से देख रहे हैं। नेपाल का पॉलिटिकल फ्यूचर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से देश का भविष्य कई दिशाओं में जा सकता है।
राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति के बीच नेपाल को अपने अगले कदम के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करना होगा। किंग की वापसी की मांग पब्लिक की गहरी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। यह असंतोष की भावना सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। यह एक सिग्नल है कि डेमोक्रेसी ने सबकी उम्मीदें पूरी नहीं की हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसे मुद्दों ने लोगों का विश्वास कम कर दिया है। उन्हें लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मोनार्की में वापस जाना एक बड़ा डिसीजन है जिस पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। क्या यह वास्तव में देश की समस्याओं का समाधान है या यह सिर्फ एक कदम पीछे हटना होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। गवर्नमेंट को लोगों की कंसर्न्स को सुनना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि लोग क्यों असंतुष्ट हैं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ट्रस्ट बहाल करने के लिए अर्जेंटली रिफॉर्म्स की जरूरत है। पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। लीडर्स को जॉब्स पर फोकस करना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है ताकि वे देश के विकास में योगदान कर सकें। डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है। और करप्शन खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। भ्रष्टाचार देश के विकास में एक बड़ी बाधा है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। सभी पक्षों के बीच डायलॉग समय की मांग है। राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम नागरिकों को एक साथ बैठकर देश के भविष्य पर चर्चा करनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट्स एक वार्निंग साइन है। अगर इन्हें इग्नोर किया गया तो नेपाल को और इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक अशांति और राजनीतिक संकट गहरा सकते हैं, जिससे देश का विकास बाधित हो सकता है। अगर समझदारी से एड्रेस किया गया तो देश आगे का नया रास्ता ढूंढ सकता है। एक ऐसा रास्ता जो सभी नागरिकों के लिए समृद्धि और न्याय लाए। दुनिया देख रही है कि नेपाल क्या चुनता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें नेपाल पर टिकी हुई हैं और वे उम्मीद कर रहे हैं कि देश एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मार्ग चुनेगा। आखिर में असली सवाल सिर्फ किंग या डेमोक्रेसी का नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो सभी नेपालीज के लिए काम करे। एक ऐसा सिस्टम जो समावेशी, न्याय संगत और टिकाऊ हो। इसका जवाब आने वाले सालों के लिए नेपाल की डेस्टिनी तय करेगा। यह एक ऐसा निर्णय है जो पीढ़ियों तक देश के भविष्य को आकार देगा।